टू डायमेंशन में वो प्लेन नहीं दिख रहा, वो किनारा दिख रहा है, दैट इज अ लाइन। और वन डायमेंशन में क्या देख रहे हैं, उस लाइन का भी कोना देख रहे हैं। Hello students, so today we are going to start our first unit, that is commercial mathematics, and the first chapter is GST, that is goods and services tax. This chapter is very new to the 10th class ICSE students since it has been included in your syllabus in 2019 and 20. That is, we have only one question that has been asked in your board exam, and this is for sure one question definitely will come from this topic. So let's start. It is a very simple topic, and I don't feel you will find any problem in this topic, right? So the introduction part, we need to understand certain things first, then we will go forward for our questions. So in introduction, every government, be it a central or state government, needs money for the administrative expenses, welfare and development schemes, salaries of the employees etc. मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो दो तरीके की है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो इन दोनों गवर्नमेंट को अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स हैं और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं। अब ये पैसा आता कहाँ से है और इस पैसे को बोलते क्या है, ठीक है ना? गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी, जो पैसा हमारे पास आता है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कोई चीज़ को सेल करेंगे तब हमें पैसा आएगा, या फिर गवर्नमेंट जो हमसे पैसा ले रही है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो कोई एक वर्ड है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का मतलब है वो पैसा जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है? बाई लेविंग टैक्सेस विद इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज, गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है टैक्स लगा के। अब वो टैक्स कैसा होता है? इन इंडिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दो तरीके के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है इंडिविजुअल पर। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, देखो, द डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज दैट आर लेवीड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, दे इंक्लूड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सीधे इंडिविजुअल को पे करने होते हैं, गवर्नमेंट को, और उसके अंदर बेसिकली इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आता है। जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट हमसे लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज दैट आर पेड बाय द कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे बाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब अगर हम बाजार जा रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि हमने वो सामान खरीदा, उस सामान के ऊपर हमें टैक्स देना है, ठीक है? या फिर हम जैसे सपोज हम होटल में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, तो वहाँ जो हम सर्विस ले रहे हैं उस सर्विस के ऊपर भी वो टैक्स देना होता है हमें। तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पर हमें टैक्स पे करना होता है और कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जिन पर हमें टैक्स पे करना होता है। अब आती बात कि ये जो टैक्स हम पे करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, अब क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है ये हमारे ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें सीखना है। अब आती बात कि हम टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कंप्यूट कैसे करते हैं, ठीक है? देखो, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। Taxes are computed on the cost of purchase of goods और services और both। टैक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट प्राइस है गुड्स की या सर्विस की, उसके ऊपर हमें देना होता है एट अ पर्टिकुलर परसेंटेज प्रोनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। एक पर्टिकुलर सेट परसेंटेज होती है जो कि गवर्नमेंट हमें डायरेक्ट करती है, या हमें गवर्नमेंट रूल बनाती है कि इतना हमें परसेंटेज पे करना है, और वो टाइम टू टाइम परसेंटेज चेंज होती रहती है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो परसेंटेज सेट होगी, हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो परसेंटेज कुछ और हो। परसेंटेज ऑफ टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द गवर्नमेंट डिसीजन फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है ना? वंस द टैक्स रेट इज गिवन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इज इजी। वो कहते हैं अगर हमें टैक्स का रेट पता है तो उसको टैक्स को कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंपल कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, सिंपली हमें परसेंटेज निकालनी होती है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है? तो जब हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इस बात को यहां पर अब आगे समझेंगे। In order to calculate taxes, we need to know the following important terms. Number one, dealer. अब डीलर कौन होता है? A dealer is a person who buys goods, services for resale. डीलर वो है जो गुड्स या सर्विस को रीसेल करने के लिए खरीदता है, मतलब वो अपने लिए यूज नहीं करेगा, वो उसको रीसेल करने के लिए खरीदता है, ठीक है? कॉस्ट प्राइस क्या होती है? It is the price at which a trader buys the goods. The cost price is also termed as basic price. Cost price क्या है? अब देखो, सबसे ऊपर कौन है? डीलर है। डीलर से सामान किसने लिया? ट्रेडर ने लिया। तो ट्रेडर जो सामान डीलर से ले रहा है उसकी जो कॉस्ट होगी उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, ठीक है ना? फिर आता है लिस्ट प्राइस। क्या होती है? इट इज द प्राइस
एट विच एन आर्टिकल इज मार्क्ड, जिसको क्या मार्क प्राइस भी बोलते हैं. लिस्ट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस और कोटेड प्राइस. एक प्राइस वो है जो कि हमारे गुड पर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं. ठीक है ना. अब आती है बात डिस्काउंट की. तो इन ऑर्डर टू सेल आउट द ओल्ड स्टॉक और फॉर सम अदर रीजंस शॉपकीपर्स ऑफर सर्टेन परसेंटेज of the list price as discount. This discount is always calculated on the list price. डिस्काउंट क्या चीज़ है कि जो शॉपकीपर है, अब देखो चेन क्या है, चेन है डीलर से सामान किसने लिया, ट्रेडर ने लिया, ट्रेडर से सामान किसने लिया, शॉपकीपर ने लिया, शॉपकीपर से सामान कंज्यूमर लेता, जो कि हम लोग खरीदते हैं. तो इस चेन के अंदर आते आते प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट जो है वो नेचुरल सी बात है इंक्रीज होती है, क्योंकि हर आदमी अपना प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो जो डिस्काउंट है वो कौन देगा हमें, शॉपकीपर देगा. अब शॉपकीपर जो डिस्काउंट सेट करता है वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है जो कि हमें जो उसकी मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, उसके ऊपर निकालनी होती है. समझ में आई बात सबको अच्छी तरह से. डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा, इसको अच्छी तरह से समझ लो. डिस्काउंट को हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट करना होता है. ठीक है. और ये परसेंटेज सेट की जाती है शॉपकीपर के थ्रू. अब आती है बात सेलिंग प्राइस क्या है. It is the price at which the trader sells his goods with discount, if any. Selling price is also called sale price. यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया ट्रेडर, ये शॉपकीपर भी हो सकता है. इट इज द प्राइस, ये वो सेलिंग प्राइस क्या है, ये वो प्राइस है जिस पर कि हमें गुड को बेचा जाता है डिस्काउंट को हटाने के बाद. नेचुरल सी बात है, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा. तो सबसे पहले हम मार्क प्राइस देखेंगे. क्वेश्चन में क्या है, मार्क प्राइस में अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका डिस्काउंट निकाला जाएगा और उसको मार्क प्राइस में से माइनस किया जाएगा, तब हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी. तो उन्होंने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस. इतनी बात समझ में आई सबको. इसके बाद आती है बात, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट. जब नेचुरल सी बात है, जब हम किसी आर्टिकल को बिना किसी डिस्काउंट के बेचेंगे तो जो सेलिंग प्राइस है वही हमारी मार्क प्राइस होगी, हम मार्क प्राइस पे बेचेंगे उसको. ठीक है ना. अब आती बात कि जो हमने ये सारी टर्म्स सीखी, इन टर्म्स को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. अभी हम बेसिक टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर जीएसटी की टर्म्स आएंगी, जीएसटी की टर्मिनोलॉजी समझेंगे, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के अंदर कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, और सेंटर और स्टेट कैसे पार्टिसिपेट करते हैं जीएसटी के अंदर. उसके बाद फिर हम लोग जीएसटी के क्वेश्चंस करेंगे. इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसमें टर्म्स को हमें ध्यान से समझना है. ठीक है ना. अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, टॉपिक को अपना, जो हमने अभी तक सीखा है. ठीक है. तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है. दिनेश बाइज अ चेयर मार्क्ड एट ₹5,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. ठीक है ना. ऑन द मार्क प्राइस, साफ लिखा हुआ है. तो इतना ही पढ़ो क्वेश्चन को जितना अभी जरूरत है. वो कहता है कि दिनेश ने एक चेयर को खरीदा, ठीक है, जिसका कि मार्क प्राइस 5,000 था और उस पर 20% डिस्काउंट मिला. आपको मालूम है डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे निकलता है. तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में मार्क प्राइस ऑफ द चेयर दैट इज 5,000 और डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%. अब आपको पता है कि डिस्काउंट को हमें मार्क प्राइस में से हटाने के बाद क्या मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा. तो डिस्काउंटेड प्राइस पहले कैलकुलेट कर लो. तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो मार्क प्राइस क्या था 5,000 था और डिस्काउंट कितना है 20%. तो 20% किसका निकलेगा, एमपी का निकलेगा, मार्क प्राइस का निकलेगा. तो 20% ऑफ 5,000 निकाल लेंगे. और आपको पता है 20% ऑफ 5,000 1,000 होता है. तो 5,000 में से 1,000 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4,000 बचेगा. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4,000 जो रुपीज हैं वो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस बना. अब आता है क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. द रेट ऑफ टैक्स बीइंग 18%. अब टैक्स कितना देना है हमें उस गुड के ऊपर, उस चेयर के ऊपर 18% देना है. तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टैक्स दिनेश हैज टू पे फॉर दिस परचेज, ऑल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द दिनेश. अब नेचुरल सी बात है कि टैक्स जो है वो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है. ठीक है. तो हमारा जो डिस्काउंटेड प्राइस में निकला वो 4,000 निकला. इसका मतलब वो चेयर 4,000 की हमें मिलेगी, लेकिन टैक्स देने के बाद. इसका मतलब टैक्स किसका निकलेगा, टैक्स निकलेगा डिस्काउंटेड प्राइस का. तो देखो टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है रेट ऑफ टैक्स इनटू डिस्काउंटेड वैल्यू दैट इज सेलिंग प्राइस. टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस का निकलता है. अब टैक्स का रेट क्या है 18% और सेलिंग प्राइस क्या हमारी दुकानदार की 4,000. तो 18% ऑफ 4,000 निकालेंगे तो कितना निकल के आ गया, 720 रुपीज आ गया. इसका मतलब 720 रुपीज उसको टैक्स पे करना है. इसका मतलब उस आदमी को, जो कंज्यूमर है, जो दिनेश है, उसको चेयर खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे, 4,000 तो एक देने होंगे और 720 रुपए एक देने होंगे. 4,000 एक देने होंगे और 720 रुपीज अलग देगा टैक्स के. और वो टैक्स कहां जमा होगा, गवर्नमेंट को जमा होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर दो हमारे पास कंडीशन निकल के आ गई.
tax that Dinesh has to pay is rupees 720 and the total amount to be paid by the Dinesh is 4000 plus 720 that is 4720. तो दो आंसर निकालने थे इसमें, एक टैक्स निकालना था, दूसरा हमें टोटल अमाउंट निकालना था जो दिनेश को पे करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आया? पहली चीज, टैक्स जो होता है वो कैलकुलेट किस पे करना पड़ता है? सेल प्राइस पे कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा और सेलिंग प्राइस निकलेगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट से, अगर डिस्काउंट दिया है तो। आती बात टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा? टैक्स होगा रेट ऑफ टैक्स इनटू सेलिंग प्राइस। रेट ऑफ टैक्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पे टैक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो टैक्स है, ये टैक्स अगर दुकानदार जमा नहीं करेगा, वो अपनी जेब में ही रख ले, वो तो हमारे कंज्यूमर से ले ही रहा है कि भाई तुम टैक्स दो, और कंज्यूमर टैक्स दे रहा है क्योंकि कंज्यूमर तो ये समझ रहा है कि गवर्नमेंट के पास जा रहा है वो टैक्स, ताकि हमारे देश की तरक्की हो सके। लेकिन अगर वो दुकानदार टैक्स को अपने जेब में रख लेगा, जमा नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं टैक्स की चोरी। इस चीज को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने जो पहले वैट था उसको हटा के जीएसटी लगाया। जीएसटी जो है उसके अंदर जो टैक्स है वो पहले ही पे करना पड़ता है डीलर को, मतलब सबसे पहले डीलर टैक्स पे करेगा उस अमाउंट उस प्रोडक्ट के ऊपर। फिर जब डीलर के पास ट्रेडर जाएगा तो वो टैक्स वो ट्रेडर से ले लेगा। समझ में आ रही बात? ये एट द सोर्स कट जाता है। जब ट्रेडर से शॉपकीपर सामान खरीदेगा तो शॉपकीपर उससे ट्रेडर शॉपकीपर से टैक्स ले लेगा, और जब शॉपकीपर फाइनली कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट को बेचेगा तो वही टैक्स कंज्यूमर से ले लेगा। और आप देखो गवर्नमेंट टैक्स तो पहले ही ले लिया। ये जीएसटी की जिस्ट है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? देखो नेक्स्ट एग्जांपल है द लिस्ट प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज रुपीज 40,000, ठीक है ना। लिस्ट प्राइस जो है, जो मार्क प्राइस है एयर कंडीशन का, वो 40,000 है। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ द लिस्ट प्राइस। यहीं रुक जाओ क्वेश्चन में। वो कह रहा है एयर कंडीशन का लिस्ट प्राइस 40,000 है और शॉपकीपर ने 15% डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट दिया। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लिस्ट प्राइस ऑफ एसी क्या है? 40,000। डिस्काउंट कितना है? 15%। किसका निकलेगा? लिस्ट प्राइस का निकलेगा। तो 15% ऑफ 40,000 हो गया 6,000, और ये 6,000 जो है हमें 40,000 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड वैल्यू बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 40,000 माइनस 6,000 दैट इज 34,000। इसका मतलब जो एसी खरीदने गया उसको 34,000 रुपीज तो देने ही देने हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द टैक्स रेट फॉर इट इज 28%। ये टैक्स की जो रेट है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये शॉपकीपर डिसाइड नहीं करता है। जो टैक्स का रेट है उसको गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। और आजकल तो ये है कि जब अगर जीएसटी पे करना है तो हमें पर डे के हिसाब से हमें वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है कि हमने कितना सामान बेचा और कितना उस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ। और कुछ जगहों पर हम उसको 15 डेज में क्वार्टरली भी फाइल करते हैं और मंथली भी फाइल करते हैं, ठीक है ना। तो टैक्स का रेट कितना है? 28%। इसका मतलब 28% किसका निकलेगा? 28% निकलेगा 34,000 का, दैट इज सेलिंग प्राइस। तो टैक्स चार्ज बाय द शॉपकीपर कितना हुआ? 20% ऑफ 34,000 दैट इज 9,520। तो इसका मतलब अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट द टैक्स चार्ज बाय द शॉपकीपर एंड द टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स द कस्टमर हैज टू पे। तो टैक्स कितना चार्ज करना है शॉपकीपर को? 9,520, करेक्ट। तो अब कंज्यूमर को पैसे टोटल कितने देने होंगे? टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स टू बी पेड बाय द कस्टमर विल बी 34,000 प्लस 9,520 दैट इज रुपीज 43,520। तो एक तरीके से डिस्काउंट भी दिया और उसको जो कॉस्ट थी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, उससे हमें ज़्यादा देना पड़ा क्योंकि इसमें टैक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको समझते हैं क्या है जीएसटी। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जीएसटी का, ठीक है। अभी तक हमने सीखा कि टैक्स क्या है और टैक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। नाउ द हेडिंग इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज जीएसटी। प्रायर टू 1 जुलाई 2017 वी हैड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। मतलब 2017 जुलाई से पहले जो हमारे टैक्स थे वो अलग अलग जगह पे हमें देने पड़ते थे एक ही चीज पर। उसमें वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विस टैक्स था। लेकिन 1 जुलाई 2017 के ऑनवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज abolished all such indirect taxes and introduced a new indirect tax called goods and services tax, that is known as in short GST। तो जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, उसने इतने सारे टैक्सेस जो थे उनको हटाकर एक कॉमन टैक्स बनाया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जीएसटी जो है वो कैसे हम बाइफरकेट करेंगे, उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं। जीएसटी इज a consumption based tax, that is using goods and services। तो जीएसटी हमारे किसके ऊपर लगेगा? जो हम गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं किसी से, which is levied when
on when one buys or transfers goods or service or both। ये किस पे लगेगा? ये लगेगा उन लोगों पर जो गुड्स को सर्विस को खरीदते हैं या ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसफर वर्ड क्यों यूज किया है? जैसे ट्रेडर है, ट्रेडर क्या कर रहा है? एक जगह से लेकर दूसरी जगह दे रहा है कि नहीं? हमने अभी पढ़ा था। तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर फाइनली हम अगर खरीदते हैं, बायर कौन है? कंज्यूमर है, और वो खरीदेगा तो उसको जो भी बाई करेगा उसको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है जीएसटी इज टू बी लेवीड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सेल और ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो जीएसटी हमें हर पॉइंट पर, पॉइंट मतलब जैसे ट्रेडर से हमारे बायर जो भी हमारा वो है शॉपकीपर, उसने अगर खरीदा उसको, तो वहां पर सेल और ट्रांसफर हो रही है तो वहां पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। जिस जगह पर भी ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, वहां पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन वो जीएसटी हम एडवांस में पे कर रहे हैं, वो बाद में मिल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर के ऊपर आता है। नेचुरल सी बात है, जो गुड है वो फाइनली यूज किसने किया? कंज्यूमर ने किया, तो एक्चुअली वो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। पहले क्या था कि जो कंज्यूमर था डायरेक्ट पे करता था टैक्स को, तो वहां पर टैक्स की चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते थे, क्योंकि अगर दुकानदार बताएगा ही नहीं कि हमने इसको बेचा है और हम बिल नहीं लेंगे, बिल के अंदर मेंशन होती थी चीजें, तो वो बिना बिल के जो चीज बेच रहे हैं इसका मतलब वहां पे टैक्स की चोरी हो रही है। ठीक है, अब आती है बात, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड ऑल द फॉर्मर इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स लेने का अधिकार नहीं है, वो जीएसटी से रिप्लेस हो चुका है। जीएसटी इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर ये जीएसटी हमारा अप्लाई हो गया है। इंडिया में भी हुआ है, बाहर की जो दूसरी कंट्रीज है उनके अंदर पहले से अप्लाई हो गया था ये। Now GST is the only indirect tax to be paid by the individual or organization, as all other indirect taxes that is used to exist prior of GST are merged into it। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही टैक्स देना होता है इनकम टैक्स के अलावा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ रहे हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सिर्फ अब जीएसटी है, और इसके अलावा कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं देना होता है। अब इंडिया में सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है। ठीक है, अब आती बात कि हमने जीएसटी को यहाँ पर इंप्लीमेंट क्यों किया, रीजंस क्या है जीएसटी को लगाने के, वो समझ लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है ना, और कॉमर्शियल मैथ्स में नेचुरल सी बात है, हम पर डे एवरी डे वी आर बाइंग गुड्स और वी आर बाइंग सर्विसेज फ्रॉम अदर पर्सन्स, सो वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स दैट इज फाइनली लेविड बाय द कंज्यूमर। So why the reasons of the introduction of GST? First point, to remove disparity of taxes in different states and to bring about uniformity in rates of taxation on goods and services throughout the country। होता क्या था पहले कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट ऑफ टैक्स थे, कुछ स्टेट कम करते थे, कुछ ज़्यादा करते थे, कुछ स्टेट की गवर्नमेंट अपने को स्टेबल रखने के लिए टैक्स को कम कर देती थी। तो उससे क्या होता था कि फाइनली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको नुकसान होता था। भाई हम स्टेट गवर्नमेंट अगर टैक्स को कम कर रही है तो नेचुरल सी बात है गवर्नमेंट को उसका नुकसान होगा। तो वो कह रहे हैं डिस्पैरिटी हटाने के लिए हमने सारी कंट्री में सेम रेट ऑफ टैक्स लगाया है, और उसका जो मोटिव है, उसका जो लोगो है वो क्या है? वन नेशन वन टैक्स। वेरी गुड, वन नेशन वन टैक्स, मतलब हमारा एक पूरा कंप्लीट है, हमारा एक नेशन है तो उसमें एक ही टैक्स होना चाहिए। वॉज द एम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी। जीएसटी का एम क्या है? वन नेशन वन टैक्स। दूसरा पॉइंट है टू रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेट टैक्सेस एंड सेंट्रल टैक्सेस। जब ये टैक्स कैलकुलेट करते थे उस समय कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती थी? क्योंकि अलग अलग तरीके के टैक्स इन्वॉल्व थे उसके अंदर। वहाँ पर आपको वैट भी देना पड़ रहा था, वहाँ सर्विस टैक्स भी आ रहे थे, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी अलग अलग एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही थी। तो ये सारे टैक्सेस की कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हमने क्या किया? ये वाला जीएसटी इंप्लीमेंट किया। अब आती बात कि नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस टैक्स इवेजन। जीएसटी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग बॉयंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय वाइंडिंग द टैक्स स्पेस। जो मैंने भी बताया आपको कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो उसको नुकसान हो रहा था, अलग अलग स्टेट ने अलग अलग रेट ऑफ टैक्स रख रखा था, उसका यूनिफॉर्मिटी करने से जो एवरेज निकल के आता है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, और उससे हमारी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू मिनिमाइज फिजिकल इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटीज, देयर बाई रिड्यूसिंग द टैक्स पेयर्स डिफिकल्टी। तो जो टैक्स पे करना चाहता है उसके लिए डिफिकल्टी बहुत थी। ठीक है ना, फाइनली जब वो हमारा टैक्स फाइल करता है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें भरनी पड़ती थी उसको। तो वो कह रहे हैं कि फिजिकल इंटरफेस जो था, फिजिकली अगर आदमी को जाके टैक्स को भरना पड़ रहा है, वो सारी चीजें हमारी रिमूव कर दी गई हैं, जिससे कि टैक्स पेयर को डिफिकल्टी नहीं होती पे करने के अंदर। उसको जब गुड खरीदना है तभी वो टैक्स पे कर देना है। टू रिमूव, नेक्स्ट पॉइंट है टू रिमूव मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ऑन सम प्रोडक्ट, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा वर चार्ज साइमल्टेनियसली। वो कहते हैं कि एक ही गुड को खरीदने के लिए कुछ जगहों पर ऐसा होता था, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर जहां पर हम सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह एक ही देने पड़ते थे हमें एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर दिया गया, एक ही टैक्स बना दिया।
नेक्स्ट पॉइंट है टू अवॉइड cascading effects, double taxation, that is tax on tax, GST is levied only on value addition, explained further. तो यहाँ पर जो इन्होंने टॉपिक बताया इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या था कि जब GST नहीं लगा था उससे पहले हमें टैक्स के ऊपर ही टैक्स देना पड़ जाता था, डबल टैक्स देना पड़ता था, तो उसको हमें रिमूव करके GST एक बार ही हमें टैक्स पे करना पड़ता है. तो कुछ पॉइंट्स है ये, जैसे जैसे हम कुछ चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, और ये इतना कोई डिफिकल्ट वो नहीं है. हमें थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो पहले पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है. इसीलिए हम, क्योंकि 10th क्लास से आपका बोर्ड एग्जाम देना है आप लोगों को, तो हमें कोई भी पॉइंट ऐसा छोड़ना नहीं जो नहीं समझ में आएगा. क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट को कम पढ़ते हैं, और नेचुरल सी बात है ये जो कॉमर्शियल मैथ्स है इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना होगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नहीं होती है. अब हम जीएसटी को दोबारा एक अलग पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं. देखो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके इसको समझेंगे. वो कह रहे हैं एवरी बिजनेसमैन पेज जीएसटी ऑन परचेज मेड बाय हिम एंड कलेक्ट्स जीएसटी ऑन सेल ऑफ हिज गुड्स. तो वो कह रहा है कि बिजनेसमैन दो ट्रांजैक्शन कर रहा है. एक तो वो कुछ सामान को खरीद रहा है, उसके बाद उसी सामान को बेच रहा है. जब वो सामान को खरीदेगा तो जीएसटी पे करेगा, और जब वो उसको बेचेगा तब भी जीएसटी लेगा. देखो पहले पे कब करेगा, जब वो सामान खरीदेगा, और जब बेचेगा तब जीएसटी लेगा. करेक्ट. और इसके बीच में उसका फायदा होगा. तो वो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल एंड जीएसटी पेड ऑन परचेज इज डिपॉजिटेड बाय हिम विद द गवर्नमेंट. वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, एक तो वो जीएसटी है जो उसने सामान को बेच के लिया, और एक वो जीएसटी जब उसने सामान खरीदा था. तो इनका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो उसको गवर्नमेंट को जमा करना होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, द टैक्स डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट विल बी इक्वल टू जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड. जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया माइनस जीएसटी पेड. और ये नेचुरल सी बात है कि जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया वो ज्यादा होगा जीएसटी पेड से. क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जब वो सामान खरीदेगा तो उसको जीएसटी पे करना पड़ गया, उसी की जो सामान उसने खरीदा उसके ऊपर, उस प्राइस के ऊपर. लेकिन अब वो क्या करेगा, जब वो सामान को बेचने वाला होगा तो उसमें वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा. तो जब प्रॉफिट ऐड करेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना. जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर जब जीएसटी लेगा तो इसका मतलब जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो कंज्यूमर से वो ज्यादा होगा. तो यहां पर फॉर्मूला क्या निकला जीएसटी का, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड. तो जीएसटी ऑन सेल प्राइस, अब जीएसटी कलेक्ट जो कर रहा है वो किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे कर रहा है जो बेच रहा है. जीएसटी ऑन सेलिंग प्राइस माइनस जीएसटी ऑन परचेज प्राइस. जिस प्राइस पे उसने परचेज किया था उस प्राइस पे जो जीएसटी दी थी उसको जिस प्राइस पे सेल किया उसकी जीएसटी में से माइनस करना है. दैट इज जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस. इसको बोलते हैं जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन. दिस इज नोन एज जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन. एक नया वर्ड आया यहाँ पे, वैल्यू एडिशन. तो वैल्यू एडिशन कहां से निकलेगा, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस से. ठीक है. दिस इंश्योर्स दैट ओनली द वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड. यहां से पता लगता है हमें कि जो वैल्यू एडिशन हुई उसी पर हमें टैक्स देना होता है. जितनी वैल्यू एडिशन की है उसी का हमें क्या करना होगा, टैक्स देना होगा. ठीक है. मतलब जो उसने अपना जो प्रॉफिट लेना है उस प्रॉफिट का ही टैक्स देना होगा उसको एक तरीके से. ठीक है. अब हम इसको समझते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है इसको एग्जांपल से नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा. तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं किस तरीके से यहां पर ये कैलकुलेट होगा. ठीक है. ध्यान रखना है कि वैल्यू एडिशन पे ही जीएसटी लग रहा है. लेट एन आइटम परचेज्ड बाय अ ट्रेडर एक्स फॉर ₹5,000 फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर. तो मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर ने एक आइटम खरीदा 5,000 रुपए का. तो इसका मतलब 5,000 पे जो हमारा ट्रेडर एक्स है उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा. एंड सोल्ड टू अ कंज्यूमर वाई, एंड यूजर, जो हमारा कंज्यूमर है उसको एंड यूजर बोलते हैं. तो उसको उसने बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,000. तो उसने 1,000 रुपए प्रॉफिट अपना सेट किया उस 5,000 वाले उस पर, और वो उसने बेचा. और जो रेट ऑफ जीएसटी सेट है गवर्नमेंट से वो 12% है. अब ये बताना है हमें कि गवर्नमेंट के पास कितना जो जीएसटी है वो जाएगा. तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. सबसे पहले जो ट्रेडर है वो मैन्युफैक्चरर से कोई चीज खरीद रहा है, तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. नेचुरल सी बात है. किस कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जिस कॉस्ट पे उसने खरीदा. तो ट्रेडर एक्स परचेजेस द आइटम फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर ₹5,000. तो जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर कितना होगा, 12% ऑफ 5,000, दैट इज ₹600, है ना. तो जो हमारा एक्स है उसने जो मैन्युफैक्चर से खरीदा आइटम 5,000 रुपीज का, उसका जीएसटी कितना बना, 12% ऑफ 5,000, दैट इज ₹600. इसका मतलब एक्चुअली ट्रेडर को कितने पैसे देने पड़े, मैन्युफैक्चरर को. ट्रेडर एक्स पेज ₹5,000 प्लस 600, दैट इज 5,600 टू द मैन्युफैक्चरर. तो मैन्युफैक्चरर को उसने ₹5,600 पे करने पड़े उसको. ठीक है.
अब आती बात कि ट्रेडर अब उस आइटम को आगे बेचेगा, लेकिन उसमें लिखा है कि ट्रेडर को 1000 रुपीज प्रॉफिट कमाना है। तो आप देखो कि जो कॉस्ट प्राइस थी उसकी, जो आइटम था वो कॉस्ट प्राइस थी 5000, और जो ट्रेडर है उसको 1000 रुपीज अपना प्रॉफिट कमाना है। तो जो कॉस्ट प्राइस सेट होगी किससे? ट्रेडर्स, जो हमारा एक्स था, ठीक है ना, ट्रेडर वो कॉस्ट प्राइस सेट करेगा 5000 प्लस 1000, दैट इज 6000 रुपीज। जो उसका मुनाफा है, जो उसको प्रॉफिट कमाना है, वो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी उसमें जोड़ देगा वो। The trader X then sells this item to a consumer Y at a profit of rupees 1000. So the cost price for the consumer will be 6000 rupees. Consumer की cost price क्या होगी? 6000 rupees होगी। अब आती बात कि जीएसटी कंज्यूमर को कितना पे करना है, तो कंज्यूमर को जीएसटी 6000 पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी फॉर द कंज्यूमर वाई क्या हुआ? 12% ऑफ 6000, दैट इज 720 रुपीज। अब आप देखो कि कंज्यूमर से कितना लिया उसने टैक्स, 720 रुपीज, और उसने दिया कितना था? 600 रुपीज। तो जो इसका डिफरेंस है वो गवर्नमेंट के पास जमा होगा। फॉर ट्रेडर एक्स जीएसटी पेड ऑन परचेजेस रुपीज 600 है कि नहीं? जीएसटी परचेज पर कितना था? 600, और जीएसटी क्रेडिट कितना किया उसने? 720 रुपीज। नेट जीएसटी दैट ट्रेडर एक्स विल डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट विल बी जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड, दैट इज 720 माइनस 600, 120 रुपीज। तो 120 रुपीज उसको जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। भाई नेचुरल सी बात है, जो हमारा ट्रेडर है वो अपनी जेब से जो टैक्सेस को नहीं भरेगा। नेचुरल सी बात है, वो यहाँ पर जो फाइनल निकल के आ रहा है वो ये है कि कंज्यूमर को ही ये टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि वहाँ पे लिखा था द टैक्स शुड बी लेविड बाय ओनली द कंज्यूमर। अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। आप बोलोगे से तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते थे, इतना झंझट में क्यों पड़े? क्योंकि वैल्यू एडेड जो हमारा यहाँ पर कंसेप्ट था वो ये था कि हम वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स को काटेंगे। तो जो उसका ऑल्टरनेट मेथड है वो बड़ा सिंपल है। देखो, ऑल्टरनेटिवली जो जीएसटी हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए कुछ मत करो, जो डिफरेंस है सेल प्राइस और परचेज प्राइस में वो निकाल लो, और डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो 6000 और 5000 का, क्योंकि 5000 में खरीदा 6000 में बेचना चाहता है वो, तो 1000 का डिफरेंस हुआ। तो जो हमारा 1000 रुपीज है उसका 12% निकाल लो। तो जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन क्या हुआ? 12% ऑफ 1000, दैट इज 120। वैल्यू एडिशन कितना हुआ? मतलब 5000 की चीज खरीदी 6000 में बेच रहा है, तो वैल्यू एडिशन 1000 का हुआ। तो 1000 का 12% निकालेंगे, वो हमें जीएसटी पे करना है। सिंपल, जरा से कम टाइम में ये कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारे पास दो मेथड है, तो जो छोटा मेथड है उसको फॉलो करना चाहिए। तो 120 रुपीज जीएसटी निकल के आया, जो कि उसको पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है, अ कंज्यूमर एंड यूजर कैन नॉट क्लेम द जीएसटी पेड बाय हिम। जो हमारा कंज्यूमर है, जो भी हम कंज्यूम करेगा उस आइटम को या सर्विस को लेगा, वो जीएसटी क्लेम नहीं कर सकता गवर्नमेंट से, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है, ओनली अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद जीएसटी कैन चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन सेल ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो ऑर्गेनाइजेशन या जो पर्सन के पास जीएसटी नंबर है, जो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करने के लिए, वही जीएसटी ले सकता है किसी कंज्यूमर से। इस बात को समझो क्या कह रहे हैं। सपोज मैं एक शॉपकीपर हूं और मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैं कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता हूं। जीएसटी वही चार्ज कर सकता है जिसके पास जीएसटी नंबर होगा। गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि आप जीएसटी ले सकते हैं और गवर्नमेंट को जमा करेंगे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, एनीवन हु चार्जेस जीएसटी हैज टू मेंटेन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द बिल। जो भी जीएसटी लेगा उसको बिल के ऊपर अपना जीएसटी नंबर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे हमारी जो जीएसटी है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी जो कि हमें समझनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Now there are the definitions of goods and services. First point, goods means every kind of movable thing or property. Good क्या चीज है उसको समझा रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो कि मूवेबल है, चाहे कोई भी चीज हो या प्रॉपर्टी हो, दैट इज एनीथिंग विच कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जो चीज ले जा सकती है उसको हम गुड्स बोलते हैं। गुड्स डो नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी मीन्स शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। जो हमारे मनी है उसको हम गुड्स के अंदर, मनी को भी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन वो हम गुड्स में काउंट नहीं करते हैं। जो चीजें मनी से खरीदी जा सकती हैं उनको गुड्स बोला जाता है। सर्विसेज क्या चीज है? सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। जो सर्विसेज हैं वो हमारी मनी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है और गुड्स भी नहीं है, ठीक है ना। सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एक्सेट्रा। जो हम पैसे को यूज कर जो सर्विस लेते हैं किसी से, उसको हम बोलते हैं
सर्विसेज, जैसे हम होटल में जा रहे हैं तो होटल में अगर हम लंच डिनर या कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पर हम सर्विस लेंगे, दैट इज सर्विसेज, जो हम पैसे दे के ले रहे हैं, ठीक है ना। और गुड्स जो है वो मनी को छोड़ के बाकी कोई भी मूवेबल थिंग है उसको हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। अब आती बात कि जीएसटी के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अभी समझने हैं, ये पूरे हमारे चैप्टर के अंदर फॉलो अप होंगे। That is more about GST. The first point is GST is a destination based consumption tax. मतलब हम जो जिस जगह पर वो हम चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, या फिर जिस जगह पर हम उस चीज को खरीद रहे हैं वहां के हिसाब से हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। हेंस द प्लेस ऑफ कंजप्शन डिसाइड्स who will collect the tax, that is the state government or central government or both the government। मतलब किस जगह पर हम लोग उस गुड को ट्रांसफर कर रहे हैं और कहां से कर रहे हैं, वो जगह जो है, जो स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगी कि हमें वो टैक्स किस तरीके से लेंगे, ठीक है ना। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी जितने भी हमारे गुड्स और सर्विसेज हम लेते हैं उनके ऊपर लगेगा। अब जीएसटी किन किन चीजों को मिलकर बना हुआ है वो देखते हैं। जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ, द फर्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी, इसको बोलते हैं सीजीएसटी, ध्यान रखना सब लोग, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी। अब ये क्या चीज है, विच इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो सीजीएसटी है वो हमारी सेंट्रल, क्योंकि नाम ही देखो उसका क्या है, सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी बोलते हैं इसको। और ये कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। जब ट्रांसफर कहां पर होगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मींस सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। इन केस ऑफ सीजीएसटी द बेनिफिशियरी इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सीजीएसटी जमा होता है और ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर लिया जाएगा जो कि सेम स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होंगी। तो सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी चीज जो आती है वो है स्टेट जीएसटी, इसको बोलते हैं एसजीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी। आपको मालूम है स्टेट और यूनियन टेरिटरी अलग अलग चीजें हैं, तो अगर वो ट्रांजैक्शन यूनियन टेरिटरी में हो रहा तो उसको हम बोलेंगे यूजीएसटी, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड सर्विसेज टैक्स। और अगर वो स्टेट के अंदर हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको एसजीएसटी, मतलब स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये कौन कलेक्ट करता है, विच इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी फॉर द इंट्रा स्टेट या ट्रांजैक्शन होगा या यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन होगा उस केस में, और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मूवमेंट और गुड और सर्विसेज कहां पे हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ एसजीएसटी द बेनिफिशियरी इज द स्टेट गवर्नमेंट। नेचुरल सी बात है, एसजीएसटी ले रहे हैं अगर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। इन केस ऑफ यूजीएसटी द बेनिफिशियरी इज द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा सीजीएसटी, उसके बाद पढ़ा एसजीएसटी या यूजीएसटी। अब आता है थर्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसको बोलते हैं आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या चीज है कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई गुड जा रहा है, आप समझते हो ध्यान अच्छी तरह से कि हमारे कुछ ऐसे गुड्स भी है जो स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर होते हैं, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कोई गुड जा रहा है तो उसमें आईजीएसटी लगता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, विच इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, द सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और मूवमेंट इंक्लूडिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोबारा देखो इसको, integrated IGST which is levied by the central government for interstate transaction of goods and services. However, the central government later distributes IGST between the respective state government as per the law. तो जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई गुड्स को या सर्विसेज को ट्रांसफर करेंगे तो जो टैक्स होगा वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको स्टेट को एक पर्टिकुलर टाइम पर दे देगी, ठीक है, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग। अब आती बात कि कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर वो हमें ध्यान रखने हैं। ये आप देख लो, यहाँ पर हमने जो इसके अंदर हमने टैक्स की जो वो पढ़ी है टर्म्स, उसके अंदर सीजीएसटी पढ़ा, एसजीएसटी पढ़ा और आईजीएसटी पढ़ा। ये तीन तरीके के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया होता है, इसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया होता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है और हम क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाते हैं कि ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। दो ही चीज नोट करनी है क्वेश्चन के अंदर कि वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, उसके हिसाब से हम समझ जाएंगे हमें कौन सा निकालना है टैक्स। पहला पॉइंट है, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन
द सेलर कलेक्ट्स बोथ CGST एंड SGST फ्रॉम द बायर एंड डिपॉजिट द CGST विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द SGST विद द स्टेट गवर्नमेंट। जब हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगी, मतलब अपने स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रही है, तो जो हमारा सेलर है वही दोनों टैक्स ले लेगा हमसे, CGST भी ले लेगा और SGST भी ले लेगा, क्योंकि एक टैक्स का पार्ट तो कहाँ जाएगा, स्टेट के पास जाएगा, क्योंकि स्टेट को भी डेवलपमेंट करना है, और एक टैक्स का पार्ट जाएगा सेंटर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, उनको भी अपना डेवलपमेंट करना है, तो वो डिवाइड हो जाएगा दोनों में, ठीक है ना। एंड द SGST जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। CGST SGST दोनों हमारा कौन लेता है, सेलर लेता है, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट है, इन जनरल द टैक्स कलेक्टेड ऑन द इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यही बात मैं बता रहा था आपको अभी, कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है उसमें जो हमारा सेलर है जो सामान को बेच रहा है वो कंज्यूमर से दोनों टैक्स ले लेगा, CGST भी ले लेगा और SGST भी ले लेगा। CGST का मतलब है सेंटर को जमा करना है, SGST का मतलब स्टेट को जमा करना है, और वो टैक्स जो है वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगी और वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। जैसे जो रेट ऑफ GST है वो जनरली 18% होता है, तो 18% को इक्वली डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 99% हो जाएगा। तो रेट ऑफ GST फॉर सेंट्रल CGST को 9% दे देगा और हमारा SGST भी 9% होगा। मतलब जो सेंट्रल के लिए GST का रेट होगा वो 9% होगा, स्टेट के लिए 9% होगा, दोनों को ऐड करके 18% वो हमसे डायरेक्ट चार्ज कर लेगा। तो 18% को इक्वली डिवाइड करके दोनों को जमा कर देगा वो। इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट, अगर हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट हो रहा है of goods and services, the seller collects IGST from the buyer and deposit it with the central government. जो सेलर है उस केस में वो IGST कलेक्ट करता है और उसको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करता है। तो रेट ऑफ GST क्या था, 18% ही था, 18% था, तो सीधा 18% लेगा और वो इस 18% को कहाँ पे जमा कर देगा, सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जमा कर देगा, ठीक है ना। द रेट ऑफ इंटीग्रेटेड GST IGST विल बी 18%। उसके बाद जो हमारी आगे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आगे स्टेट गवर्नमेंट को उसमें से पार्ट दे देगी। तो यहां पर इन्होंने बताया है, एट प्रेजेंट द रेट्स ऑफ GST आर 0%, 5%, 12%, 18%, 28% एज एप्लीकेबल। अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट होता है। द जस्टिफिकेशन बिहाइंड दिस मल्टी टायर टैक्स सिस्टम इज दैट द एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज कैन नॉट बी टैक्सेस एट द सेम रेट एज लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज। वो कह रहे हैं कि जो एसेंशियल गुड्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स का रेट है और जो हमारी लग्जरीज हैं, जैसे हम AC ले रहे हैं या AC रूम्स के अंदर कहीं पर हम रेंट पे ले रहे हैं होटल में, या फिर हम कोई AC गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है ना, तो उनकी वो है लग्जरी सारी हमारी। तो लग्जरी के ऊपर जो टैक्स होगा वो ज़्यादा होगा और एसेंशियल गुड्स पे टैक्स कम होगा, जिससे कि गरीब आदमी और एक अमीर आदमी को एक सेम प्लेटफॉर्म पे केटर कर सकें। क्लियरली ऑन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज द रेट ऑफ GST इज लेस एंड ऑन लग्जरी सर्विसेज द रेट ऑफ GST इज मोर। ये भी आपको बता दिया, ठीक है। हाउएवर गोल्ड, डायमंड, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड स्टाम्प ड्यूटीज आर टैक्स्ड सेपरेटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। वो कहते हैं जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं, डायमंड खरीदते हैं, जो या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी है या हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, या फिर हम कोई जगह खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, उसमें स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, उसके लिए सेपरेटली रूल्स सेट है और वो सेपरेट टैक्स लिए जाते हैं। In order to make calculations easier, the student may be given some suitable rates such as 10-20% in the examination. वो कह रहे हैं हमारे एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके अंदर सिंपल हमारे रेट होंगे 10-20%। इन रेट से आपको प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि जो GST है वो कैलकुलेट कैसे करना पड़ता है। आपको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा अपनी बुक में से, सो दैट कि टर्म्स हमें ध्यान रहे कि CGST हमें कब देना है, SGST कब देना है। वैसे हम जितने सॉल्व एग्जाम्पल उनको जब करेंगे तो आपको सारी बातें इजीली यहां पे समझ में आ जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज GST टैक्स कैलकुलेशन। GST टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ऐसी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे बोर्ड में आता है आपके। अ डीलर इन भोपाल, दैट इज इन मध्य प्रदेश, से X, उस डीलर को नाम X दिया, सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹8,000 टू Y अ पर्सन इन इंदौर MP। तो देखो ये एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर ही हो रहा है, भोपाल और इंदौर दोनों मध्य प्रदेश में। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्वेश्चन में जितना पढ़ा उससे समझ में आया कि ये हमारा कैसा है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, अब रेट ऑफ GST भी दे दिया 28% है, उसने गुड को सप्लाई किया है, 8,000 रुपीज का गुड था, जो हमारा X है उसने Y को सप्लाई किया। तो वो कह रहे हैं फाइंड GST निकालो, सेंट्रल GST निकालो, स्टेट GST निकालो और इंटीग्रेटेड GST निकालो,
ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज हमारे लिए एप्लीकेबल है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इट इज द केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई एज द गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड विद इन द सेम स्टेट एमपी, सो द टैक्स विल बी शेयर्ड इक्वली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, है ना. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों इक्वली शेयर करेंगी इसको. इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है वो नहीं लगेगा. इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगता है? जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है. यहां पर एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, इसलिए जो हमारा थर्ड पार्ट है इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी वो यहां से हट जाता है. अब आती बात कि कैलकुलेट कैसे करना है, बड़ा सिंपल है. सिंस द जीएसटी रेट इज 28%, तो 28% है तो उसका हाफ करेंगे, क्या होगा 14%. देयरफॉर सीजीएसटी रेट क्या होगा 14% और एसजीएसटी भी कितना होगा 14% है. तो सेंटर और स्टेट दोनों को 14% हमें देना होगा. किसका निकलेगा 14%? 8000 का निकलेगा. तो सेंट्रल जीएसटी क्या होगा 14% ऑफ 8000, दैट इज 1120 रुपीज. और स्टेट जीएसटी भी 14% ऑफ 8000 निकलेगा, जैसे दैट इज 1120. और इंटीग्रेटेड जीएसटी हमारा क्या होगा? निल होगा इसमें. तो सिंपल सा है कैलकुलेशन, कोई जैसा मुश्किल नहीं है. बस हमें ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है. इन क्वेश्चंस के अंदर हमें पहले से लिखा हुआ है क्या निकालना है. अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो सीधा बोलेंगे जीएसटी निकालो, तो आपको खुद देखना पड़ेगा वो आईजीएसटी है या एसजीएसटी और सीजीएसटी मिलाकर है. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है, सेकंड है, अ डीलर इन भोपाल दैट इज इन एमपी इज ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹8,000 टू बी इन आगरा. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश एमपी से यूपी के अंदर जो गुड आ रहा है, तो यहां पर हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा. If the rate of GST is 28%, find the tax levied under central GST, state GST और IGST. तो आपको मालूम है CGST जो और जो हमारी CGST और SGST वो नहीं लगेगी, क्योंकि आज ये जो है ट्रांजैक्शन वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है. इन दिस केस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन एज द गुड सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो हमारे CGST जो है और SGST निल रहेगा. लेकिन इंटीग्रेटेड जीएसटी कैलकुलेट होगा और वो डायरेक्ट कैलकुलेट होता है, आपको पता है. तो आईजीएसटी कितना होगा, सीधा 28% ऑफ 8000 निकालेंगे, दैट इज 2240. बाद में जो गवर्नमेंट है वो इसको डिवाइड करेगी, वो हमें नहीं पूछा गया है. तो हमारा जो नोट करने वाला पॉइंट है वो क्या निकल के आया कि जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट इफ एनी फ्रॉम द लिस्ट प्राइस. करेक्ट. अभी तक इस क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात नहीं हुई थी. जहां पर डिस्काउंट आएगा वहां पर डिस्काउंट को हटा के कैलकुलेट करना पड़ेगा. यही बात समझाई गई है कि जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, दैट इज डिस्काउंटेड वैल्यू, है ना. इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल गुड सर्विसेज, जब वो इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं, सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इफ जीएसटी रेट इज 18%, तो सीजीएसटी 9% लेंगे और एसजीएसटी भी 9% लेंगे सेल प्राइस का. सेल प्राइस आप समझ गए ऊपर क्या चीज है, ध्यान रखो. ये पॉइंट है जो हमें यूज होने हैं इस चैप्टर में. बस 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के ऊपर पूरा चैप्टर चलेगा. पहला पॉइंट क्या है कि जीएसटी हमेशा सेल प्राइस पे कैलकुलेट होगा, है ना. और ये हमें जो डिस्काउंट है उसको माइनस करके मिलेगा. जीएसटी इज कैलकुलेटेड सेल प्राइस. उसके बाद अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो जीएसटी रेट अगर 18% दिया तो 9% डिवाइड हो जाएगा वो सेंटर और स्टेट के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी में. और इस केस में आईजीएसटी 0 होगा क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है. और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ, तो यहाँ पर जो जीएसटी का रेट अगर 18% है वो सीधा आईजीएसटी निकलेगा 18% ऑफ सेल प्राइस. उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी 0 होंगे. ठीक है. तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जीएसटी का, वो सबको समझ में आ गया होगा. तो अब हम जितने अब हमारे एग्जांपल्स हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर एग्जांपल. तो सबसे पहले हम सारे एग्जांपल्स को समझेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एग्जांपल में, अ डीलर इन अ सिटी बाइज सम गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम द सेम सिटी. If the rate of GST is 18%, find how much will the dealer pay for the goods brought. तो हमें ये बताना है कि जो डीलर है उसने देखो सेम सिटी के अंदर ट्रांजैक्शन किया है, तो उसको रेट ऑफ जीएसटी 18% दे रखा है, तो कितना उसको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा. तो ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो उसको यहाँ पर दोनों टैक्स अलग अलग देने हैं. फॉर द डीलर कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 6,000 एंड जीएसटी रेट इज 18%. तो सेंट्रल जीएसटी जो होगा, सीजीएसटी होगा, वो 9% निकालेंगे 6,000 का. नेचुरल सी बात है 18% को हाफ कर देंगे आप, दैट इज 9% ऑफ 6,000 इज ₹540. एंड एसजीएसटी भी हमारा 540 होगा. इसमें आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों सेम होते हैं. और आईजीएसटी क्या होगा, 0 होगा. मतलब हम तीनों चीजें बताएंगे हर क्वेश्चन में, सीजीएसटी, आईजीएसटी और ये एसजीएसटी, तीनों हमें बतानी है अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है.
तो डीलर को कितना पे करना पड़ेगा टैक्स के लिए? तो डीलर को जो वो क्या क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड ब्रॉट, मतलब उसने जो गुड खरीदे उसको डीलर को कितना देना है, इसमें टैक्स नहीं पूछा गया है। तो डीलर को कितना देना है, 6,000 रुपीज एक देने हैं जो उसकी कॉस्ट है, 540 रुपीज क्या है CGST, 540 रुपीज SGST, सबको मिला लेंगे तो कितना होगा 7080। इसका मतलब उस डीलर को 7080 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमें यही पूछा गया था कि डीलर को पे कितना करना है जो उसने सामान खरीदा उसके लिए। तो इसमें CGST और IGST, CGST और SGST दोनों ऐड हो करके निकालना पड़ेगा इसको। तो फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया सबको। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, गिवन बिलो आर द कॉस्ट ऑफ सम फाइनेंशियल सर्विसेज इन द सेम सिटी टैक्सेबल अंडर GST। सेम सिटी की ट्रांजैक्शन हो रही है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है, 500, 300, 400 एंड 600। इफ द रेट ऑफ GST इज 12%, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ऑन सर्विसेज। तो जो GST का रेट है वो सबके लिए सेम है यहाँ पे, जितने भी सामान खरीदा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले सारी कॉस्ट को जोड़ लेना है। इट इज अ केस ऑफ, ये लिखना पड़ेगा ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, इट इज अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कितनी होगी, 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 600, दैट इज 1800। अब रेट ऑफ GST क्या है, 12% है। तो इसका मतलब यहां पर उसको CGST देना पड़ेगा 6% ऑफ 1800, हाफ कर देंगे रेट को, 6% जाएगा सेंट्रल के पास और 6% जाएगा स्टेट के पास। तो CGST कितना होगा, 6% ऑफ 1800, दैट इज इक्वल टू 108 रुपीज, एंड SGST भी कितना होगा, 108 रुपीज, और IGST इसमें लगेगा नहीं, दैट इज 0 रुपीज, ठीक है। तो यहां पर इसने ये पूछा था कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको। अब अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ GST, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST। उसने ये नहीं पूछा कि गुड का कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ GST कितना होगा, 108 प्लस 108 प्लस 0, दैट इज 216, ठीक है ना। CGST, SGST और IGST तीनों टोटल करके बता देंगे। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो निकाल देना है आपको, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टेबुलर फॉर्म में है, एक टेबल बना हुआ है, और टेबल वाले क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं। द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा-स्टेट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, द रेट ऑफ GST इज 12%। इंट्रा-स्टेट ट्रांजैक्शन है, सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है। MRP दिया हुआ है 250 रुपीज, 200 रुपीज, 150 रुपीज और 300 रुपीज, और डिस्काउंट दे रखा है 30%, 40%, 32%, 20%। तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट इन्वॉल्व है, तो हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें नोट करने वाली चीजें क्या है क्वेश्चन में, इफ फॉर द वैल्यू ऑफ एनी ट्रांजैक्शन डिस्काउंट इज 30%, इट्स डिस्काउंटेड वैल्यू इज 70% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। मतलब अगर हम ऐसा करें कि 250 रुपीज का 30% निकालें, उसको 250 में से माइनस करें, तो ऐसा ना करें डायरेक्ट 70% निकाल लें डिस्काउंटेड वैल्यू। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब 30% को माइनस करने से अच्छा है कि 70% डायरेक्ट निकाल लो। सिमिलरली इफ फॉर द वैल्यू ऑफ एनी ट्रांजैक्शन डिस्काउंटेड ऑफर इज 40%, तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली 16% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो इस टेबल से हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी है, उसके ऊपर हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। ये आप जानते हो अभी पहले से ही, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें सबसे पहले MRP आएगी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, 250 रुपीज, 200 रुपीज, 150 रुपीज, 300 रुपीज, फिर डिस्काउंट आएगा 30%, 40% जो भी गिवन है। अब देखो डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30% हमें देना है, 30% जो है डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना हमें पे करना हुआ, 70% ऑफ 250, है कि नहीं। 30% को निकाल के माइनस करने से अच्छा हम सीधा 70% निकाल लें, ये डिस्काउंटेड वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो 70% ऑफ 250 निकाल लिया हमने, दैट इज ₹175। अगर डिस्काउंट 40% है तो इसका मतलब 60% पे करना है, तो 60% ऑफ 200 कितना हो गया, 120 हो गया। इसी तरीके से 32% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो 68% पे करना है, किसका, 150 रुपीज का, वो भी निकाल लिया देखो हमने। सिमिलरली 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो 80% पे करना है 300 रुपीज का, वो भी निकाल लिया हमने, 240 रुपीज। तो ये जितनी हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू नजर आ रही है हमें, ये सारी, ये जितनी भी हमें यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू, इनका टोटल कर लिया, देखो टोटल आ गया ₹637। इस 637 का हमें जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। अब ये ट्रांजैक्शन कैसी हो रही थी, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम अब GST, SGST और CGST निकालेंगे। तो रेट ऑफ क्या था हमारा, रेट क्या था GST का, 12% था, तो CGST क्या होगा, 6% ऑफ 637 रुपीज होगा, दैट इज 38.22, और सिमिलरली SGST भी 38.22 आएगा। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या बना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि बिल का अमाउंट बताओ, तो अमाउंट ऑफ बिल मतलब कितने में गुड खरीदा, तो 637 तो हमारी कॉस्ट होगी जो पे करनी है, और 38.22 दो बार लेना पड़ेगा क्योंकि दो बार देना है वो, एक सेंट्रल को एक स्टेट को, इन सब का टोटल कितना हो गया, ₹713.44। तो ये जो कॉस्ट है ये उसको एक्चुअली पे करनी पड़ेगी।
तो पहला पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम इट। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जीएसटी हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू का निकलेगा, मतलब जो अमाउंट हमारे डिस्काउंट को माइनस करके मिल रहा है उसके ऊपर निकलेगा। डिस्काउंट इज नेवर अलाउड ऑन अमाउंट इंक्लूडिंग इन जीएसटी। डिस्काउंट को कभी भी हम अमाउंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम जीएसटी पे कर रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सम कंसल्टिंग एजेंसी। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आईजीएसटी लगेगा इसके अंदर, ये हमें पहले से ही पहचान लेना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है? देखो 2400 है, 1820 है, 3900 है, 3900 है, और जीएसटी की परसेंटेज देखो अलग अलग है, 12%, 12%, 18%, 18%। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ सर्विस पहले से दी हुई है। तो सीधा जो सॉल्यूशन का टेबल है उसके अंदर देखो क्या बनेगा। सॉल्यूशन के टेबल में हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो 2 कॉलम तो एज इट इज आएंगे, कॉस्ट ऑफ सर्विस लिख लेंगे सारी, और जीएसटी का हम रेट लिख लेंगे। देखो जीएसटी के रेट लिख लिए हमने सारे। अब नेचुरल सी बात है, इसके अंदर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी लगेगा। अब आईजीएसटी कितना लगेगा? हर एक सर्विस का अलग दिया हुआ है, तो 12% निकलेगा 2400 का। देखो आप 12% ऑफ 2400 दैट इज 288, और 12% निकलेगा क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी 2 आइटम का सेम है, तो 12% ऑफ 1280 कितना हो गया? 218। इसी तरीके से 18% निकलेगा 3900 का जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से कर रहे हैं हम, और 18% ऑफ 3900 702। ठीक है, अब आती बात कि अमाउंट ऑफ सर्विस क्या होगा, मतलब जो अमाउंट पे करना होगा हमें वो कितना होगा? तो कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस आईजीएसटी। अमाउंट ऑफ सर्विस का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस आईजीएसटी। अगर वो अलग से आईजीएसटी पूछता है तो हम टोटल कर देते। तो पहली सर्विस कितने की थी? 2400 की थी, उसमें हमने क्या जोड़ दिया? आईजीएसटी जोड़ दिया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2688 हो गया। सिमिलरली बाकी सारी जो सर्विस है उनके अंदर भी ऐसे ही करेंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो लिखेंगे प्लस आईजीएसटी ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सर्विस लिखेंगे आईजीएसटी ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर इनका अमाउंट ऑफ सर्विस निकालेंगे, और फाइनली फिर इस सारे अमाउंट को ऐड करके अमाउंट ऑफ बिल बन जाएगा, ये बिल का अमाउंट निकल आएगा। ठीक है ना, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल्स में हमें हर एक तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस हिसाब से हमारी एक्सरसाइज फिर आगे फर्दर सॉल्व होगी। अगर टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन है तो टेबुलर फॉर्म में हम उसके सॉल्यूशन को निकालेंगे, और अगर सिंपल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अमाउंट ऑफ फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। मतलब सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, एमआरपी दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है सबका, सारे आइटम्स का। यहाँ पे देखो टेबल के अंदर 125 रुपीज, 200 रुपीज, 160 रुपीज, 150 रुपीज और 180 रुपीज। नंबर ऑफ आइटम दिए हुए हैं, देखो इसमें नंबर ऑफ आइटम है 20, क्योंकि ये जो मार्क प्राइस है वो एक आइटम का है, तो नंबर ऑफ आइटम इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। नंबर ऑफ आइटम दिए हैं 20, 27, 35, 32, 25। फिर जीएसटी का रेट दे रखा है, जीएसटी का रेट अलग अलग है सबका, तो ये टेबल थोड़ा बड़ा बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे टेबल की हेडिंग होगी मार्क प्राइस ऑफ ईच आइटम। देखो आप, सबसे पहली हेडिंग क्या है? मार्क प्राइस है हर एक आइटम की। फिर आएंगे नंबर ऑफ आइटम्स, फिर नंबर ऑफ आइटम को एक आइटम की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी। उसके बाद जीएसटी की परसेंटेज आएगी, फिर हम निकालेंगे उसको। ठीक है, तो आपको देखना है ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे दोनों निकलेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकलेंगे, और दोनों बराबर होते हैं तो एक कैलकुलेट करना है बस हमें। ठीक है, और वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, तो टोटल अमाउंट निकालना है बिल का। तो देखो बिल बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये बिल बन रहा है हमारा। ठीक है, तो एमआरपी लिख लिया, देखो हमने, सबको समझ में आ गया होगा, टेबल से कॉपी कर लिया एमआरपी एक आइटम का कितना है, उसके बाद सारे आइटम्स का, ईच आइटम का एमआरपी लिख लिया, फिर नंबर ऑफ आइटम्स कॉपी कर लिया हमने क्वेश्चन के अंदर से, फिर इनको मल्टीप्लाई करा आपस में, ये जो हमारे आइटम्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिल गई हर एक आइटम की। ये बात समझ में आ रही है सबको? इजीली समझ सकते हो आप लोग, है ना। इसके बाद हमारा जीएसटी का रेट परसेंटेज क्या है वो सारी लिख ली हमने अपने टेबल के अंदर से जो क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको मालूम है ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। और रेट ऑफ हमारा कितना है? जीएसटी का रेट देखो 12% है, तो इसका हाफ करेंगे सीजीएसटी के लिए, 6% निकालेंगे 2500 का। 2500 हमारी टोटल कॉस्ट थी पहले आइटम की, तो 150 रुपीज आ गया, उतना ही एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। करेक्ट, तो 2500 प्लस 150 कितना हो गया? 2800 हो गया। अब देखो हमें कौन से आइटम को ऐड कर रहे हैं। एक तो हमारी टोटल कॉस्ट होगी पहले आइटम की, उसके अंदर हमने सीजीएसटी ऐड किया और एसजीएसटी ऐड किया, तो टोटल 2800 हो गई। इसी तरीके से हम अगले आइटम को देखेंगे, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी निकल रही थी? 5400। 5400 का हमने क्या किया? 5400 का हमने यहाँ पर सीजीएसटी निकाला, उसका रेट ऑफ जीएसटी था 12%, तो 6% निकालेंगे 5400 का, जो कि 324 आ गया, उतना ही एसजीएसटी निकला। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 5400 प्लस 324 प्लस 324 कितना हो गया? 6048 हो गया।
ये टोटल अमाउंट है, एमआरपी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। देखो आप हेडिंग देखो, हेडिंग कितनी क्लियर है, जीएसटी की परसेंटेज के बाद सीजीएसटी रुपीज में, फिर एसजीएसटी रुपीज में, फिर अमाउंट। अमाउंट में क्या चीज ऐड हो रही है, एमआरपी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, करेक्ट। इसी तरीके से सारे आइटम्स की हम टोटल निकालेंगे कॉस्ट और उन सबको फाइनली ऐड करेंगे तो अमाउंट ऑफ बिल निकल आएगा। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन करने एक्सरसाइज के, और आप लोग कर सकते हो सारे बच्चे। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत हमेशा सफल होती है। सिक्स्थ क्या है, अ डीलर इन दिल्ली सप्लाइड गुड्स टू अ होलसेलर इन आगरा। देखो दिल्ली से आगरा शिफ्ट हो रहा है तो स्टेट बदल गया, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गई। एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। दिल्ली में कॉस्ट कितनी आइटम्स की वो दे रखी है, देखो टेबल में 1 2 3 4 5 आइटम है। जीएसटी की रेट ऑफ परसेंटेज दे रखी है, सबकी 12% है। डिस्काउंट दिया हुआ है, देखो पहले दो आइटम में डिस्काउंट नहीं है, बाकियों में डिस्काउंट है। तो नेचुरल सी बात है, इस टेबल के अंदर जो सबसे पहली हेडिंग होगी, यहां पर आप देख रहे हो, इन दिस केस दिस इज द केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। सो जो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आईजीएसटी कैलकुलेट बनेगा। जो जीएसटी हमारी वो आईजीएसटी होगी, आईजीएसटी कैलकुलेट होगा डायरेक्ट, और डायरेक्ट परसेंटेज निकलेगी सीधी। तो हमारा जो पहला यहाँ पर, और नेचुरल सी बात है जो जीएसटी है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, तभी तो हम इसको आईजीएसटी कह रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहली हेडिंग है वो कॉस्ट है दिल्ली के अंदर आइटम की कितनी है, फिर जीएसटी की परसेंटेज थी, देखो हेडिंग देखो वहाँ पे टेबल के अंदर, और फिर डिस्काउंट परसेंट। तीन चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले देखो कि हमारी कॉस्ट इन दिल्ली कितनी थी, 2100 थी। जीएसटी की रेट ऑफ परसेंट 12% था, डिस्काउंट कोई मिला नहीं, तो सीधा 12% निकाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। 12% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू सेलिंग प्राइस हमारी 2100 आई, इसे डायरेक्ट बाद में कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी निकली, 2100 डायरेक्ट, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है। दूसरा आइटम 3500 का था, जीएसटी 12% है, डिस्काउंट कोई मिला नहीं, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट 3500। अभी जीएसटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जीएसटी का रेट सेम है। देखो अगर ये रेट अलग अलग होता तब हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। आप देख रहे हो जीएसटी में सबका 12% है, तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट निकाल के उसका सीधा 12% निकाल देंगे, ठीक है ना। अलग अलग होता है तो अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, और आप कर भी सकते हो चाहो तो। तो कॉस्ट इन दिल्ली हमारी 2200 है, ठीक है, डिस्काउंट 25% मिला, तो 25% डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हुई, 75% हुई, तो 75% निकाल देंगे 2200 का, वो सीधा निकल आएगा। अब देखो 2850 हमारी कॉस्ट है फोर्थ आइटम की, डिस्काउंट 30% मिला, तो 30% मिला तो दिया कितना, 70% तो दिया हमने कॉस्ट, तो 70% निकाल देंगे 2850 का, वो 1995 आ गई। उसके बाद अगली जो लास्ट कॉस्ट है वो 3450 है, और डिस्काउंट कितना मिला, 40% मिला, तो इसका मतलब दिया कितना हमने, 60% दिया, तो 60% निकाल देंगे इसका। और जीएसटी जो है वो देखो आप सब ध्यान से कि जीएसटी सबका 12% है, सबको 12% देना है, इसीलिए यहाँ पे देखो टोटल कर लिया अमाउंट, जितना भी ये सारे अमाउंट निकल के आए, ये जितने भी अमाउंट हमें नजर आ रहे हैं, इन सबका टोटल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इस टोटल का हम सीधा आईजीएसटी निकालेंगे 12%, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा बिल है, ठीक है। ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ गया। अब देखो टोटल अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकालेंगे, क्योंकि आईजीएसटी तो निकल के आ गया। अब टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, जो हमारा अमाउंट है, देखो ये वाला अमाउंट 1135 ये अमाउंट आएगा, और इसके अंदर आईजीएसटी जोड़ देना है, तो ये हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ गया, दैट इज ₹12,672.8। तो इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ गई होगी, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, बस आप इसकी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड प्रिपेयर हार्ड।